एक लड़की अपनी माँ से बोलती है कि माँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं अपनी सहेली की शादी अपने भैया से करा दूं। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, उसने कहा कि मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, तुम अपनी सहेली के परिवार वालों से कहो कि वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। इसके बाद उस लड़की को देखा जाता है और देखने के बाद उसे कोई ना ही नहीं कर पाता, यानी कि जिसकी वो दुल्हन बनने वाली थी वो देखते ही उसे हाँ कर देता है, साथ ही माँ भी हाँ कर देती है। धूमधाम से शादी होती है और शादी होने के बाद जब वो लड़की दुल्हन बन के घर में आती है तो सब लोगों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। देखने में थी इतनी खूबसूरत। अब वो इंतजार कर रही थी अपने दूल्हे का, ताकि आगे की जो कार्रवाई, आगे की जो बात है वो सिलसिला शुरू हो। लेकिन यहां पर सहेली पहुंच जाती है, कहती है कि आज की रात वो मेरे साथ। जैसी ही बात होती है, दोनों में थोड़ी नानुकुर होती है और देखते ही देखते दोनों इतना करीब आ जाते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था। तभी दूल्हे की जब एंट्री अपनी दुल्हन के पास होती है तो वो अपनी बहन और पत्नी को कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, जिसका उसे बहुत ऐतराज होता है। लेकिन पहली रात थी, इसलिए वो किसी से कुछ कह नहीं पाता। वक्त आगे बढ़ जाता है और जब जब ये लड़का यानी कि दूल्हा घर से बाहर होता था, तब तब उसकी बहन दुल्हन के साथ होती थी। यानी कि ये एक ऐसे रिश्ते को जन्म दे दिया गया था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और बाद में पता चलता है कि लड़की ने जो शादी कराई है, इसका मतलब पहले से ही इनकी प्लानिंग थी। रिश्ता तो यहां से खत्म हो जाता है, लेकिन कहानी कत्ल की शुरू होती है। वे एक नहीं बल्कि दो कत्ल हो जाते हैं और कई जिंदगी पूरी तरह से बर्बादी की ओर चली जाती हैं। जब इस घटनाक्रम का लोगों के सामने खुलासा होता है, सोशल मीडिया पर यह खबर आती है, अखबारों में यह खबर आती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी भी इंसान के गिरने की क्या ये भी एक हद हो सकती है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मुस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है यमुनानगर, और इसी का ही एक थाना लगता है, थाना शहरी यमुनानगर। इसी की कॉलोनी है आजाद नगर कॉलोनी, गली नंबर 2। बात कर रहा हूं 23 जून 2024 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास। 27 साल की एक लड़की होती है जिसका नाम काजल होता है। काजल अभी बाहर से बाजार से घूम कर आई थी और जैसे ही उसने घंटी बजाई तो घंटी बजाने से पहले ही कोई आता ही नहीं है और कई बार घंटी बजाती रहती है। तुरंत ही उसने दरवाजे, जो मुख्य द्वार होता है, उस पर जो हाथ रखा तो दरवाजा खुला हुआ था। वो आवाज लगाती हुई मम्मी भैया इस तरह से अंदर जाती है और जाकर ड्राइंग रूम की तरफ जाकर देखती है तो उसके भैया की लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ वो पड़ा हुआ था। और उसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से काजल चीखती है, चिल्लाती है। 27 साल की वो लड़की परेशान थी, आखिरकार घर में हुआ क्या है। तुरंत ही वो अंदर जाती है, जाकर देखती है कि बेडरूम के अंदर उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी और माँ भी खून से लथपथ थी। उसको भी किसी भारी चीज से मारा गया था। तमाम घर का जो सामान था वो इधर उधर फैला हुआ था। अब उस लड़की की जोर जोर से चीखें निकल रही थी और उन चीखों की आवाजें अब उस आजाद नगर कॉलोनी के आसपास तक फैल जाती हैं और जहां जहां तक आवाज आ रही थी वहां वहां तक लोग भाग कर आ रहे थे कि आखिरकार इस घर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही हैं। तुरंत ही उस लड़की ने अपने आप को संभाला। संभालने के बाद 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया और बताया कि मेरे भैया और मेरी मां का कत्ल हो चुका है, जितनी जल्दी हो सके आप यहां पर आ जाइए। लड़की रो रही थी, परेशान हो रही थी। इसी बीच में जब 112 नंबर पर कॉल की जाती है तो कंट्रोल रूम में से सूचना दी जाती है। इलाके के डीएसपी यानी कि अभिलाष जोशी, एसएचओ जगदीश चंद्र और सीआईए की टीम पहुंच जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। पूरा घर का जो सामान था इधर उधर फैला हुआ था। अब घर में इकलौती एकमात्र एक लड़की थी जिसका नाम काजल है, वो ही जिंदा थी। अब तक जो घर में 2 लाशें पड़ी हुई हैं और इस लड़की के जो पिता होते हैं, साल 2007 में उनकी मौत हो चुकी थी। ये लोग पहले, अब से इनके पहले साबन कुमारी एक इलाका था, ये वहां रहते थे, लेकिन कुछ ही महीने पहले इन्होंने आजाद नगर में अपना एक मकान खरीदा और मकान खरीदने के बाद वहां पर रह रहे थे। अब परिवार में कौन कौन लोग हैं, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही थी। साथ ही ये पता करने की कोशिश की जा रही थी कि इस घटनाक्रम को अंजाम किसने दिया है। पुलिस वालों ने जब घर के एक एक सामान को देखना शुरू किया तो पता चलता है कि घर से लगभग 14 लाख रुपए के जो जेवरात थे वो लूटे जा चुके हैं। साथ ही सामान को यहां तितर बितर कर दिया गया है। आखिरकार पुलिस अब हत्यारों की तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस ने जब देखा कि घर के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो कि सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा हुआ था, ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसको जानबूझकर बंद किया है। साथ ही अब पुलिस अब करे तो क्या करे, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। यही नहीं, जो आसपास के घरों में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालना शुरू कर दिया। लगभग 72 घंटे का समय बीत जाता है और 72 घंटे बाद भी कातिल पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा था। अभी जो आसपास के लोग थे, रिश्तेदार थे, जो घर परिवार के लोग थे, सब ये जानना चाहते थे कि आखिरकार कातिल कौन है। अगर यहां लुटेरे भी आए थे तो कौन थे वो लुटेरे। जब सीसीटीवी कैमरे में खंगाला गया तो पता चला कि एक व्यक्ति नकाबपोश, जिसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ है, वो 23 जून 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास घर के अंदर आता है और कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, आराम से वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं तो इस घर से जो लड़की होती है काजल और वो जो कातिल होता है, वो दोनों साथ साथ ही निकले थे। अब पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट तो यही था कि ये शायद लड़की का ही इसमें कुछ ना कुछ
रोल रहा होगा। अब पुलिस वालों ने उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार तुम कहां गई थी, तो उसने बताया कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी अपने बाल स्ट्रेट कराने के लिए, साथ ही मेरी माँ का मेरे पास फोन आता है कि जब तुम वहां से वापस आओ तो 2 पैकेट जूस के भी लेके आना, और मैं बस जूस लेने के लिए आई थी। उसने कहा कि तुम, यानी कि पुलिस ने कहा कि तुम घर से किस वक्त निकली थी। उन्होंने कहा कि मैं घर से 2 बजे के आसपास निकली थी, लगभग 3:30 बजे के आसपास यहाँ पहुंची, क्योंकि पुलिस जो आई थी वो लगभग 4 बजे के आसपास वहां पहुंच गई थी। अब पुलिस वालों ने जब पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है, चौंकाने वाली तथ्य सामने आते हैं। दरअसल जो लड़की बता रही थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही थी वो आपस में मैच नहीं कर रही थी। दरअसल लड़की बताती है कि 2 से 3 बजे के बीच में कत्ल हुए हैं, लेकिन कत्ल जो हुए हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से वो सुबह 10 से 10:30 बजे के आसपास कत्ल हो गए थे। अब पुलिस वालों ने जो सीसीटीवी कैमरे थे वो भी खंगालने शुरू किए, तो एक लड़का जो घर के अंदर आता है तो उससे पूछा जाता है कि ये लड़का कौन था और तुम साथ किसके निकली थी। तो लड़की ने कुछ ही घंटों में, यानी कि बताया जाता है कि लगभग 24 घंटे में 25 से ज्यादा बेहतरीन कहानियां सुनाई थी, जिससे पुलिस हर कहानी पर यकीन करने को तैयार थी। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि हर बार झूठ बोल रही है। एक ही घर के अंदर इकलौती लड़की है जो बची हुई है, बाकी सब लोग मर चुके हैं, इसलिए पुलिस उस पर ज्यादा दबाव भी नहीं बना सकती थी। लेकिन पुलिस के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अब पुलिस ने उससे अपने तरीके से पूछताछ जब करना शुरू किया है तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल वो बताती है कि कुछ साल पहली बात है, उसकी सहेली होती है, उसकी सहेली और वो एक दूसरे को बहुत नजदीक से जानते थे, करीब से जानते थे। उसने अपनी माँ से कहा कि क्यों ना मैं अपनी सहेली की शादी भैया से करा दूं। घर वालों की मर्जी हो जाती है, सब कुछ जो तय हुआ था उस हिसाब से शादी हो जाती है। सहेली घर में आती है, लेकिन उसके साथ सुहागरात मानने के लिए सहेली ही पहुंच जाती है, यानी कि जो अब तक उसकी सहेली थी अब वो उसकी भाभी बन चुकी है। और इस बात पर घर में किसी को पता भी नहीं था। लेकिन जब दूल्हे ने अपनी आंखों से कुछ ऐसा दृश्य देखा तो उसे बुरा लगा। दूल्हे ने अपनी मां से कहा कि ये सब दोनों गलत करते हैं और मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। और इसी बात को देखते हुए घर में कलेश शुरू हो जाता है, यानी कि जो दुल्हन थी वो दुल्हन खुद अपनी मर्जी से उसके पास जाया करती थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। और वो दोनों एक दूसरे साथ समलैंगिक संबंध बनाया करते थे। और जब माँ और भैया को जब ये बात पता चलती थी वो लगातार विरोध करते थे और घर में कुछ इस तरह से कलेश रहने लगा कि ये कलेश ज्यादा होने लगता था, तब बात बिगड़ने लगती थी। कुल मिलाकर इस कहानी का अंत कुछ ऐसा होता है कि जो सहेली दुल्हन बन के आई थी वो हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़ के चली जाती है और मायके में जाकर रहने लगती है, यानी कि ये रिश्ता टूट जाता है। कुछ वक्त और बीतता है और वक्त बीतने के बाद इस लड़के की दूसरी शादी होती है। लेकिन जैसे पहले दूसरे मोहल्ले में रहते थे, उसके बाद ये फिर इस आजाद नगर की कॉलोनी के गली नंबर 2 में आकर रहने लगते हैं। शादी जब दूसरी होती है तो पता चलता है कि जो बहन है उसने दूसरी वाली भाभी पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए हैं, उसके भी नजदीक जाना शुरू कर दिया है, उसके साथ भी वैसे ही करना शुरू कर दिया है जैसे क्या पहली वाली के साथ। अब घर में फिर से ऐतराज होने लगता है और दूसरी जो बीबी थी वो भी यहां से छोड़ छाड़ कर चली जाती है। कुल मिलाकर वो लड़की अपनी माँ और अपने भैया से कुछ इस कदर नफरत करने लगती है जिसकी कोई हद नहीं होती है। दरअसल लड़की जब छोटी सी थी तो छोटे से बच्चेपन से ही, उसके साल 1997 में वो जन्मी थी, कुछ साल के बाद से ही उसने लड़कों की तरह रहना शुरू कर दिया, लड़कों की तरह भेष बनाकर बातचीत करनी शुरू कर दी। लड़कियों से कभी किसी से दोस्ती नहीं होती थी तो लड़कों से होती थी। लेकिन अगर कोई लड़की के वो नजदीक जाती थी तो उससे सिर्फ प्यार करती थी, उसके साथ सिर्फ एक ऐसे अनैतिक रिश्ते में बन जाया करती थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वक्त आगे बढ़ रहा था, माँ और भैया को इस बात पर, इन रिश्तों पर ऐतराज हो रहा था। हालांकि लड़की ने घर से बाहर निकलकर एक मोबाइल की शॉप पर काम करना भी शुरू कर दिया ताकि घर से बाहर रहे और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों के हिसाब से जीती रहे। इंस्टाग्राम पर उसने आईडी बनाई, वहां पर वो तरह तरह की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया करती थी। उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा अच्छी भी तो नहीं कह सकते, लेकिन 1500 को उसने फॉलो कर रखा था, तो 1500 लोगों ने उसको फॉलो कर रखा था। और वो हर दिन कुछ ना कुछ अपना वीडियो, लेकिन हर एक वीडियो जो उसकी बनी हुई है वो पैंट शर्ट में ही बनी हुई है। कोई वीडियो ऐसी नहीं बनी हुई जिससे ये कह सकते हैं कि ये लड़की है, यानी कि उसने अपना रूप लड़के जैसा बनाया हुआ था। अब इसी बात को देखते हुए उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना भैया को और जो माँ है उसको रास्ते से हटा दिया जाए। तभी उसे याद आता है कि क्यों ना इस कहानी में किसी और को शामिल कर लिया जाए। दरअसल कहानी में शामिल होते हैं उसके ननिहाल वाले, जो उसकी नानी होती है फूल कुमारी। फूल कुमारी ने अपनी बेटी मीना सैनी के नाम जमीन कर दी थी, यानी कि प्लॉट नाम कर दिया था और एक मकान नाम कर दिया था। और इसे करने की वजह थी क्योंकि नानी का अपने बेटों के प्रति, यानी कि जो काजल थी उसके मामाओं से नानी की बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटों को सबक सिखाने के लिए काजल की मां के नाम वो घर और तुम्हारे की प्लॉट कर देते हैं। और ये बात इसकी जो मामा के लड़के थे उन्हें ऐतराज था। उनमें एक ईशांत होता है और एक क्रिश होता है। ईशांत और क्रिश से उस लोग बात नहीं करती, लेकिन ईशांत के पास जाती है, ईशांत से बैठकर एक ढाबे में मुलाकात करती है, कहती है कि किसी का कत्ल करना है। ईशांत कहता है किसका कत्ल करना है? वो कहता है कि तुम्हारी बुआ और तुम्हारे फुफेरे भाई का कत्ल करना है, इनकी, मेरी माँ का और मेरे भैया का। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, क्योंकि वो नफरत करते थे कि उनकी जमीन सब कुछ वो नानी ने, दिन की उनकी बच्चों की दादी ने इसके नाम कर दी थी, इस लड़की की माँ के। अब यहीं से उनके दिमाग में कुछ खटकता था। खटकने वाली बात यह भी थी, जो उनकी जमीन थी, जो मामाओं को जानी थी, मामा से एक मामा इतना डिप्रेशन में पहुंच जाता है कि शराब पी पी के वो
मर जाता है और दूसरा भाई भी कुछ ऐसे ही था। तो इस घर में कलेश रहना शुरू हो जाता है और जो मीना सैनी होती है उसका जमीन पर कुछ लालच भी ज्यादा था। वो चाहकर भी अपने भतीजों को और अपने भाइयों को हक देना ही नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि मां मेरे नाम कर गई तो सब कुछ ठीक है। जैसे ईशांत ने बात की उसने कहा कि मैं तो कत्ल कर नहीं सकता, लेकिन कत्ल क्रिश कर सकता है और क्रिश को तुम तैयार कर लो और क्रिश को मैं भी तैयार करूंगा। यानी कि अब क्रिश जो था उसका भैया होता है ईशांत का, उसको तैयार किया जाता है और वो अपना नकाब लगाने के बाद 23 जून 2024 को सुबह के 10 बजे के आसपास घर के अंदर प्रवेश करता है। और घर के अंदर जैसे ही आता है तो घर में पहले से काजल मौजूद होती है। क्रिश जैसे अंदर पहुंचता है तो उसकी जो बुआ होती है, बुआ घर के अंदर थी। मौका पाते ही वो इतनी जोर से उसके सर में रोड मारता है और रोड मारने के बाद बुआ जमीन पर गिर जाती है, लेकिन मरी नहीं थी। वो बुआ अपने भतीजे को भी देख रही थी, अपने बेटे को भी देख रही थी और वो हाथ जोड़ के अपील कर रही थी कि मुझे मत मारो। लेकिन इन लोगों के मन में जरा सी भी दया नहीं आई। इन दोनों ने मिलकर उसका गला घोंटा, गला घोंटने के बाद हत्या कर दी और जब तक वो मर नहीं गई तब तक उसका ऐसे ही करते रहे। लेकिन इत्तेफाक से इसी बीच में राहुल की भी एंट्री हो जाती है। राहुल ने कभी नहीं सोचा था कि उसके मामा का लड़का और उसकी सगी बहन मां की हत्या कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बचाने की कोशिश की तुरंत ही इन दोनों ने मिलकर उसको पकड़ लिया, इनके राहुल को पकड़ लिया। राहुल को पकड़ने के बाद उसके साथ भी वो वैसे ही करते हैं, उसका गला दबा रहे थे। इसी बीच में उसको भी भारी वस्तु से यानी कि कोई रोड वगैरह उसके सर में मारी गई थी। साथ ही उसने जो बहन होती है पैर पकड़ लेती है और जो मामा का लड़का होता है वो गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद घर के सारे सामान को इधर उधर फेंका जाता है। काजल ने जो घर के अंदर रखे हुए लगभग 14 लाख रुपए के जेवरात थे वो अपने स्कूटी की डिग्गी में रखती है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास कत्ल हो जाता है। उसके बाद फिर पूरे घर का सामान इधर से उधर फेंका जाता है ताकि पुलिस आए तो ये घटना पूरे लूट क्रम की लगे और ये कातिल आराम से यहां से बचकर निकल जाए। कातिल को यानी कि क्रिश को ये लालच दिया गया था कि उसको जमीन भी मिल जाएगी, साथ ही 50,000 रुपए ऊपर से मिलेंगे अगर तुम भैया को और मां को मरवाने में मेरी मदद करो। क्रिश चाहता भी था कि जिस दिन बुआ मर जाएगी तो जो उसकी दादी जमीन इसके नाम करके चलेगी वो हमारे पास वापस आ जाएगी। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कातिल चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कातिल कत्ल करते हुए कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है और सबूत था घर का सीसीटीवी कैमरा जो बंद किया गया था। और जब आखिर बार बंद किया गया था उसमें बंद करने वाले का चेहरा रिकॉर्ड हो चुका था। साथ ही जो गलियों में कैमरे लगे हुए थे ये भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जो गलियों में कैमरे लगे हुए हैं वो तो रिकॉर्ड जरूर करेंगे, क्योंकि घर के ही तो बंद कर सकते हो, अड़ोस पड़ोस का थोड़ी ना बंद कर सकते हो। पड़ोसियों के कैमरे में लड़की घर से निकलती हुई और जो लड़का था वो घर के अंदर आता हुआ कैद हो जाता है। सुबह के वक्त था, पीएम रिपोर्ट, ये सब चीजें जब मिला के पुलिस ने कहानी जोड़ी तो घटना के 2-3 दिन के बाद यानी कि 23 जून 2024 को ये घटना होती है और 26 जून 2024 को इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाता है। घटनाक्रम का जब खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सगी बेटी अपने सगे भाई, अपनी मां का कत्ल कैसे करा सकती है। हालांकि जो उसके मामा के लड़के थे वो तो नफरत करते थे, उनकी जमीन इसके नाम थी, इसकी बुआ के नाम, तो इसलिए उनका तो ठीक था। लेकिन बेटी इस तरह से कर रही है, जब पूरी कहानी आती है कि समलैंगिक थी और वो किसी के साथ अगर संबंध बनाया करती थी तो मां और बेटे को ऐतराज होता था और तभी से उसने कई महीने पहले इस हत्याकांड को अंजाम देने का सोच लिया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज मोहम्मद जुहेब हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, डॉक्टर जान आलम हैं, कटनी के रहने वाले हैं, नम्रता प्रजापति हैं, हरिद्वार से हैं, गोविंद कुमार हैं, हरदोई से। आज इन सभी का जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रिकी सिंह है, जफर अजीज हैं, डॉक्टर नरेंद्र तंवर, मंजर सहानी, डुग्गू बाबू, जीतू यादव, रज्जाक अंसारी, जूही कुमारी, रविकांत पांडे, शेर खान, औरंगजेब खान, इंद्रराज बघेल, हैदर अली, मनीष सैनी, अमरजीत चौधरी, शाहिद सैफी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।